अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। आज हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है, हमारा जीन एक्सप्रेशन का है। जीन एक्सप्रेशन में हम लोग सेंट्रल डोगमा को डिस्कस करते हैं, जिसको आज हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन भी करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं जी अपना टॉपिक आज जीन एक्सप्रेशन का, ठीक है। उसके अलावा आपने अगर कोई बात मुझे कहनी है तो जल्दी से कह लें, और नहीं तो फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है बच्चों। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। स्टार्ट करते हैं जी आज का टॉपिक, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जिसको मैं आपको जीन एक्सप्रेशन कहता होता हूँ। जीन एक्सप्रेशन या सेंट्रल डोगमा, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन का मैं नाम इसलिए लिखता हूँ क्योंकि जितना हमने डीएनए रेप्लिकेट किया है उसमें से कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पे जीन्स मौजूद होती हैं। आपको पता है सारे डीएनए पे जीन्स नहीं होती, कुछ हिस्से पे जीन्स होती हैं, कुछ हिस्से पे जीन्स होती हैं। उन्हीं जीन्स की आगे से एक्सप्रेशन होती है, मीन वही अपने आप को जाहिर करती हैं और हमारे ट्रेड्स को कंट्रोल करती हैं। कैसे करती हैं? इसमें जो मैकेनिज्म अप्लाई होता है उसको हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं, बुनियादी असूल। सेंट्रल मीन बुनियादी और डोगमा मीन असूल, बुनियादी असूल है। और ये बुनियादी असूल क्या है, इसको आप समझ लें। बुनियादी असूल ये है कि अगर आपके पास डीएनए मौजूद है, ये आपका डीएनए मौजूद है, ठीक है। दो इसके स्ट्रैंड्स होते हैं, इनमें इंफॉर्मेशन होती है, इनमें खुफिया मालूमात होती हैं, ठीक है। सर एफएलपी का सिलेबस, बेटे एफएलपी तो मंडे को है ना, आपको इतनी क्या जल्दी हुई है? यही वाला चैप्टर होगा, ठीक है। पहले मैं आपको ये पढ़ा लूँ, उसके बाद जो है ना मैं आपको आगे लेके चलूँगा। कम से कम आप इतने बड़े हो गए, आपको पता होना चाहिए कि अभी लेक्चर हो रहा है, तो बाद में क्वेश्चनिंग का जब मैं टाइम दूंगा फिर आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल समझें थोड़ा सा। डीएनए है जी आपका, इसके दो स्ट्रैंड हैं। सपोज आपके पास ये डीएनए जीन है, ये क्या है जी? ये जीन है। अब ये जीन जो है ना, इस जीन से आगे इंफॉर्मेशन मुंतकिल होगी। इसके पास सारे ट्रेड्स को कंट्रोल करने वाली खुफिया मालूमात हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस के लिहाज से इनके पास खुफिया मालूमात हैं। उन खुफिया मालूमात को हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपका जो सीक्वेंस है ए टी जी, ठीक है। उसके बाद सी टी जी और ए, उसके बाद आपका है टी जी। सपोज ये एक सीक्वेंस है, ए के सामने आपको पता है हमेशा टी आता है, टी के सामने आपको पता है हमेशा ए आता है, और जी के सामने आपको पता है हमेशा सी आता है। सी के सामने जी आएगा, टी के सामने ए आएगा, जी के सामने सी, ए के सामने टी, टी के सामने ए और जी के सामने सी। सपोज दिस इज़ योर डीएनए। ये डीएनए एक जीन है। इस जीन की जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन, ये कोड है, ये हमें नहीं समझ आ रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने ये कोड रखा हुआ है। अल्लाह ताला को तो पता है ना कि इस कोड के अंदर मैंने क्या रखा है। इस कोड के अंदर इन्फॉर्मेशन है, खुफिया प्रोटीन्स को बनाने की इन्फॉर्मेशन है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको पता कहाँ पड़ी हुई है? ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, अल्लाह भला करे, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्रोमोसोम के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन इतनी दूर है, और प्रोटीन बनानी है आपको पता है राइबोसोम ने। ये इन्फॉर्मेशन क्रोमोसोम के अंदर मौजूद डीएनए से राइबोसोम तक कैसे आए? फ़ोन कर दे, फ़ोन तो कर नहीं ना सकती है, क्योंकि सेल्स के अंदर तो आपको पता है नेटवर्क नहीं आता ना, सिग्नल नहीं आते। सो वहाँ पे तो कोई सिम भी नहीं है। सो ये इन्फॉर्मेशन अपनी डीएनए राइबोसोम को कैसे पहुंचाएगा? राइबोसोम क्या करेगा? वो अपने डीएनए की इंफॉर्मेशन को आरएनए में मुंतकिल कर देगा। सेम जीन का एक ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। ट्रांसक्रिप्ट तैयार करते हैं, अगर हम इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड मान लें, ठीक है,
इसको, इसके मुताबिक अगर जीन तैयार होती है, आरएनए तैयार होता है, सो टी के साथ आपको पता है ए लगेगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने आरएनए का सीक्वेंस जो है वो लिखने जा रहा हूँ। इसको अगर हम टेम्पलेट मान लें, एक स्ट्रैंड की हमेशा ट्रांसक्रिप्शन होगी, दोनों की नहीं हो सकती। मीन आरएनए एक से बनेगा, दो से नहीं बनता, हमेशा याद रखें। रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड्स की होती है और ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से आरएनए बनना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड का होगा, इस स्ट्रैंड का ये आरएनए बनेगा, दोनों का एक साथ नहीं बन सकता। सो टी के साथ अगर हम लिखें तो ए आ जाएगा, टी के अपोजिट ए होता है, ए के अपोजिट टी होता है, लेकिन आरएनए में टी नहीं होता, यू होता है। सी के अपोजिट आपको पता है जी आ जाएगा, जी के अपोजिट सी आ जाएगा, ए के अपोजिट फिर से टी होना था लेकिन यू आएगा क्योंकि आरएनए में होते यू है। सी के अपोजिट जी आएगा, टी के अपोजिट ए आ जाएगा, ए के अपोजिट होना टी चाहिए लेकिन आरएनए में यू होगा और सी के अपोजिट जी होगा। सो दिस इज योर इंफॉर्मेशन जो डीएनए के स्ट्रैंड पे लिखी हुई थी, अब वो आरएनए पे लिखी हुई है। इसका मतलब आरएनए इज द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ डीएनए। पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जीन का ट्रांसक्रिप्ट है, इसीलिए हम इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं कि जीन अपने टेम्पलेट स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्ट तैयार करता है, ट्रांसक्रिप्ट तैयार करता है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्ट तैयार हो गया, नक्शा तैयार हो गया, वो इंफॉर्मेशन आरएनए में मुंतकिल होगी। सो इस जीन से सपोज ये एक आरएनए बन चुका, इसको हम मैसेंजर आरएनए कहेंगे। अब ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकल कर कहाँ जाएगा, ये न्यूक्लियस से निकल कर राइबोसोम के पास आ जाएगा और राइबोसोम को अपनी ये वाली इंफॉर्मेशन देगा कि भाई मैं डीएनए से ये इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ, इसको रीड करो और इसको रीड करके इसके मुताबिक आप क्या तैयार करो, इसके मुताबिक आप अमाइनो एसिड्स को ढूंढो और प्रोटीन बनाओ। सो पहला स्टेप आरएनए बनना है। दूसरा स्टेप, इन आरएनए में मौजूद तीन के कोडॉन्स हैं, आप सबको पता है, सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा है, तीन के कोडॉन्स होते हैं, ठीक है, तीन के कोडॉन्स हैं। अब इन तीन के कोडॉन्स को आपको पता है अमाइनो एसिड्स स्पेशल होते हैं, इन तीन कोडॉन्स, तीन का जो कोडॉन होता है वो अमाइनो एसिड्स के लिए होता है। एयूजी आपको पता है मैथ्यूनिन के लिए, मेथियोनिन के लिए। CUG को आप लोग चेक कर सकते हैं अपने जेनेटिक कोड के अंदर कि CUG कौन से उसको रिप्रेजेंट करता है। तो CUG जो मैं देख रहा हूँ ये ल्यूसीन को करता है, तो इसके साथ एक ल्यूसीन लग जाएगी। जब राइबोसोम इसको पढ़ेगा, AUG को पढ़ेगा तो वो मिथियोनिन लगा देगा, CUG को पढ़ेगा तो जेनेटिक कोड के मुताबिक ल्यूसीन लगा देगा, और फिर AUG आ गया, फिर से मिथियोनिन लग जाएगी। सपोज कर लें तो ये अब आपकी ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है। दिस इज द ट्रांसलेशन। अब इस ट्रांसलेशन के अमल में आपकी लैंग्वेज तब्दील हो रही है, वो लैंग्वेज जो पहले न्यूक्लियोटाइड्स की शक्ल में थी, अब वो लैंग्वेज अमाइनो एसिड्स की शक्ल में आ रही है और प्रोटीन तैयार होती चली जा रही है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन? बिकॉज आरएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स की ज़बान प्रोटीन में मौजूद अमाइनो एसिड्स की ज़बान में तब्दील होती जा रही है। दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रल डोगमा। जब प्रोटीन बन जाती है, यह किसी न किसी काम के लिए वक्फ हो जाती है। आप हमारी पूरी बॉडी में काम प्रोटीन्स कर रही हैं, सो पूरी बॉडी में प्रोटीन जाएंगी। इंसुलिन है तो ये ग्लूकोज को कंट्रोल करना शुरू कर देगी, अगर ये हीमोग्लोबिन है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देगी, अगर ये कैराटिन है तो बालों में चली जाएगी, अगर ये कोलेजन है तो ये हड्डियों में और कार्टिलेज वगैरह में चली जाएगी। इस तरह ये कोई भी प्रोटीन बनी है ये अपना काम करना शुरू कर देगी। सो हमारे सारे ट्रेड्स को कंट्रोल प्रोटीन्स कर रही होती है, और प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है, लेकिन डीएनए राइबोसोम से दूर है। अब राइबोसोम ने ये आरएनए के ऊपर मौजूद इंफॉर्मेशन को पढ़कर ये नई प्रोटीन तैयार की है, वो तो कर दी, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास कहाँ से आई? डीएनए के पास से आई। लेकिन डीएनए खुद चल के इसके पास नहीं आया, डीएनए ने अपना आरएनए इसके पास भेजा, जाओ ले जाओ और जाके ये मालूमात
दे दो किसको, राइबोसोम को नक्शा दे दो, वो इस नक्शे को देखकर अपना घर ही मीन अपनी प्रोटीन यानी इस रेसिपी को पढ़कर बिरयानी तैयार कर लेगा, मीन इस कोड को पढ़कर प्रोटीन तैयार। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ सेंट्रल डोगमा। आज हमने इस पहले मैकेनिज्म को डिटेल से डिस्कस कर। हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन के बाद दोबारा हाजिर हो चुके हैं, सो टेंशन ना लिया करें, हम कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। सो दोबारा से हम लोग हाजिर हो चुके हैं अपना टॉपिक कंटिन्यू करने के लिए। तो बच्चों मैं था कहाँ पे, मैं था कि ट्रांसक्रिप्शन पे। ट्रांसक्रिप्शन बच्चों कैसे होती है वो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस तरह डीएनए जो है ना वो आरएनए बनाने में कामयाब होता है। एक बात याद रखें कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो दोनों स्ट्रैंड्स की नहीं होती, वो एक स्ट्रैंड की होती है। जिस स्ट्रैंड के ज़रिए आरएनए बनता है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और क्या आपने गौर किया है, जब आरएनए बन जाता है तो अगर हम 2 दफ़ा मिथियोनिन आ गया, चलें कोई बात नहीं, चलें चेंज कर लें ताकि प्रॉब्लम ना हो। TA मैं यहाँ पे G कर देता हूँ, ठीक है, G, और यहाँ पे मैं C कर देता हूँ, फिर हमारा यहाँ पर भी क्या आएगा, C आएगा, ठीक है। अब AUC के मुताबिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना, लें जी, AUC आइसोल्यूसिन के लिए, ठीक है। दोनों मैं कह रहा था कि एक जैसे ना आए, थोड़ा चेंज हो जाए, इसलिए आइसोल्यूसिन तीसरा अमीनो एसिड हो गया। अब बात समझनी है आपने, जिस ये वाला जो आपका स्ट्रैंड था जिसके जरिए आरएनए बना है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। क्या आपने गौर किया कि जब आरएनए बन जाएगा इसका सीक्वेंस टेम्पलेट के ऑपोजिट होगा, लेकिन टेम्पलेट के ऊपर वाले स्ट्रैंड से मैच कर रहा होगा। क्यों बच्चों, क्या आप इस बात पे गौर कर रहे हैं? दोबारा गौर करें, बोर्ड के ऊपर मैंने लिख दिया, जल्दी से गौर करके बताएं कि जिस स्ट्रैंड के जरिए आरएनए बना है उसको तो हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड कह दिया है, लेकिन टेम्पलेट स्ट्रैंड के ये बिल्कुल ऑपोजिट है। T के आगे A है, A के आगे U है, C के आगे G है, G के आगे C है, ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है विद रिस्पेक्ट टू टेम्पलेट। लेकिन क्या इसका सीक्वेंस ऊपर वाले स्ट्रैंड से मैच नहीं कर गया? मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्योंकि ऊपर वाला स्ट्रैंड भी टेम्पलेट स्ट्रैंड से ऑपोजिट है। सो दोनों ऑपोजिट एक दूसरे से मैच तो करेंगे। हाँ, T और U का फर्क तो रहेगा, डीएनए आरएनए में T और U का फर्क तो रहेगा। ऊपर वाला स्ट्रैंड भी टेम्पलेट के ऑपोजिट है, आरएनए भी टेम्पलेट के ऑपोजिट है। सो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। सो ऐसे स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोड इसका आया है, कोड इसका आया है, टेम्पलेट ये बना, कोड इसका आ गया। इसलिए जो टेम्पलेट है वो कोडिंग नहीं है और जो कोड दे रहा है वो टेम्पलेट के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे रहेंगे। ये बात समझ आ गई है? जो टेम्पलेट है जिसके मुताबिक आरएनए बनेगा वो कोड नहीं दे सकता, मीन उसका कोड नहीं जाएगा, कोड ऊपर वाले का जाएगा। जिसका कोड जाएगा वो खुद टेम्पलेट नहीं बन सकता। कोडिंग स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं और टेम्पलेट को हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं और इसको हम एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। इसका मतलब नॉन कोडिंग टेम्पलेट के तौर पर एक्ट। ले स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक। अब यही कर किया जा सकता है और क्या कह सकते हैं। तो हम वापस आते हैं। हम कहाँ थे भूल ही गए। हाँ, जो टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करेगा उसका कोड नहीं जाएगा और जिसका कोड जाएगा, ठीक है, वो टेम्पलेट के तौर पर एक्ट नहीं कर सकता। ये बात आपको मेरा ख्याल है समझ आ गई है। अब हम मैकेनिज़्म की तरफ चलते हैं। मैकेनिज़्म किस तरह से होगा, ठीक है। मैकेनिज़्म में आपको पता है डीएनए से आरएनए बनाना है। पहले डीएनए को खोलना पड़ेगा। डीएनए को खोलने के लिए और आरएनए बनाने के लिए एक आरएनए की जो कॉपी बनेगी डीएनए की, उस कॉपी को बनाने के लिए जो एंजाइम होगा हमारे पास वो आरएनए पॉलीमरेज होगा। आरएनए पॉलीमरेज का काम भी 5 to 3 प्राइम पे ही होता है, लेकिन ये बनाता सिर्फ आरएनए को है। इट कंस्ट्रक्ट्स आरएनए इन 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। यूकैरियोट्स के अंदर
बल्कि पहले प्रोकैरियोट्स देख लेते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, एक ही किस्म का आरएनए पॉलीमरेज तमाम किस्म के आरएनए बना देता है। सिंगल एंजाइम सिंथेसाइज ऑल आरएनएज, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर बल्कि यूकैरियोट्स के अंदर, इन यूकैरियोट्स ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है। 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज मशहूर हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के आरएनए बनाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है राइबोसोमल आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है मैसेंजर आरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है ट्रांसफ़र आरएनए। तो याद क्या करना पड़ेगा आपको? आरएमटी 1 2 3 आरएमटी, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही किस्म का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम तमाम किस्म के आरएनए बना लेता है, तो उसके अंदर इतनी वैरायटी या डाइवर्सिटी नहीं है। यूकैरियोट्स के अंदर ये वाली डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, मैकेनिज़्म स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज़्म के अंदर सबसे पहला जो स्टेप होता है वो इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन जो है, इनिशिएशन यानी काम शुरू कैसे होगा? काम शुरू करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज ने आपकी जीन को सबसे पहले पहचानना होता है। मैं जीन बनाता हूं आपके सामने, फॉर एग्जांपल ये एक जीन है, इसका एक ही स्ट्रैंड मैं शो कर रहा हूं। याद रखें, जीन अगर इधर से स्टार्ट हो रही है, ये एक जीन है, ठीक है। जीन से पहले एक रीजन होता है, उसको प्रोमोटर रीजन कहते हैं, प्रोमोटर। जीन के बाद एक रीजन होता है, उसको हम स्टॉप या फिर डाउनस्ट्रीम सिग्नल भी कह सकते हैं, स्टॉप सिग्नल भी कह सकते हैं, ठीक है, स्टॉप सिग्नल, ठीक है। समटाइम स्टॉप सिग्नल को आप जीन के बीच में ही काउंट करते हैं। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि जीन से पहले जो रीजन होता है उसको हम अपस्ट्रीम रीजन कहते हैं, अपस्ट्रीम। अगर मैं स्टॉप को जीन के अंदर ही काउंट करूं तो जीन के बाद वाला जो रीजन होगा दैट विल बी डाउन स्ट्रीम रीजन, डाउन स्ट्रीम रीजन। याद रखना आपने ये बात, ठीक है। जीन से पहले जो आप लोगों का अपस्ट्रीम रीजन होता है वो माइनस में शो होता है, यानी इसको हम माइनस में लिखेंगे। अगर आप जीन से एक न्यूक्लियोटाइड पीछे जा रहे हैं तो आप कहेंगे -1, जगह -1, साइड का नाम है -1। अगर आप कहते हैं जी -10 तो इसका मतलब है जीन से 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे। और अगर आप डाउन स्ट्रीम ऑफ जीन आते हैं तो यहाँ प्लस के जरिए आप अपने न्यूक्लियोटाइड के नंबर को शो कर सकते हैं। सबसे पहले आपका काम इनिशिएशन में क्या होता है? बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग होती है आरएनए पॉलीमरेज की प्रोमोटर के साथ। बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विद प्रोमोटर। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बच्चों ध्यान से सुनना है आपने। क्वेश्चन ये है कि प्रोमोटर के किस इलाके पे जाके, किस पॉइंट पे जाके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। इतना बड़ा एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, वो यहाँ कहाँ पे जाके बाइंड करेगा उसको तो पता ही नहीं चल रहा कि मैंने कहाँ पे जाके बाइंड करना है, ठीक है। वॉइस ठीक आ रही है? कौन कह रहा है वॉइस ठीक नहीं आ रही? एवरीथिंग इज राइट। किसकी वॉइस खराब है आपके अलावा? 1-2 बच्चों की खराब है या बाकी सबकी खराब है? बता दें ताकि उसको रिजॉल्व किया जाए। फिलहाल मुझे तो लग रहा है यहाँ पे वॉइस बिल्कुल क्लियर जा रही है। चलें, सबसे पहले आरएनए ने प्रोमोटर के साथ आके बाइंड होना है, उसके बाद जीन से आरएनए बनाना शुरू करेगा। प्रोमोटर के अंदर बच्चों कुछ बाइंडिंग साइट्स होती हैं,
जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है। मीन कुछ ऐसे स्पेसिफिक इलाके होते हैं जहां पे आके बाइंड करता है, किसी भी जगह पर आके बाइंड नहीं कर सकता। उन स्पेसिफिक इलाकों को जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है उनको हम बाइंडिंग साइट्स कहते हैं, बाइंडिंग साइट्स। ये बाइंडिंग साइट प्रोमोटर की रीजन के अंदर होती हैं, इस रीजन में होती हैं, जिसको मैंने अपस्ट्रीम कहा है, ठीक है, अपस्ट्रीम का है। इसकी हम नंबरिंग माइनस में करते हैं। दो मशहूर बाइंडिंग साइट हैं जो आपने याद करनी है। पहली बाइंडिंग साइट है बच्चों TTGACA, तुत जैसा बाइंडिंग साइट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रोकैरियोट्स के अंदर -35 सीक्वेंस में होती है। मीन -35 का मतलब है ये जीन से 35 न्यूक्लियोटाइड पीछे ये वाली जगह प्रेजेंट होती है और ये आरएनए पॉलीमरेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। इसको याद करने के लिए फॉर्मूला बनेगा तुत जैसा, तुत जैसा। उर्दू में लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए, तुत जैसा, ठीक है जी। ये पहली बाइंडिंग साइट है। बाइंडिंग साइट का मतलब ही क्या, बाइंड करने वाली जगह जो एंजाइम को अपने साथ बाइंड करेगी। दूसरी बाइंडिंग साइट है टाटाट, टाटाट। ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, आप सबको पता है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये। इसकी जो प्रोकैरियोट के अंदर जगह है दैट इज -10। -10 का मतलब है जीन से 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे। सपोज ये जगह -10 है, -10 है और ये जगह -35 है, तो -10 के बाद ये वाला सीक्वेंस मौजूद होगा और -35 के बाद ये वाला सीक्वेंस मौजूद होगा। ये दो ऐसे सीक्वेंस है जो आरएनए पॉलीमरेज को अपने साथ बाइंड करने की प्रॉपर सलाहियत रखते हैं। सो ये प्रोकैरियोट्स में आपको बताए हैं। प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में ये वाली जगह मौजूद होती है -25 पर, ये प्रोकैरियोट्स में है, ठीक है। और यूकैरियोट्स में यही वाली जगह -25 मीन जीन से 25 न्यूक्लियोटाइड पीछे, और टाट वाली जो है ये -75, ये टाट है, ठीक है। टाट ऐसे आपने याद कर लेना है, टाट, ठीक है। आपको ये याद हो जाएगा और कभी इंशाल्लाह नहीं भूलेगा। -35 -10 इन प्रोकैरियोट्स, -25 एंड -75 इन यूकैरियोट्स। ये बाइंडिंग साइट्स मौजूद है और इनका काम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज को अपने साथ आकर बाइंड करना, ठीक है। मीन आरएनए पॉलीमरेज ने प्रोमोटर के ऊपर इन साइट्स को ढूंढना है और इनके साथ बाइंड हो जाना है। जैसे ही ये बाइंड हो जाता है तो आपको पता है एक सब यूनिट आता है आरएनए पॉलीमरेज का जिसको सिग्मा फैक्टर कहते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर बाइंडिंग होने के बाद सिग्मा फैक्टर आता है जिसको मैं सेकंड नंबर कह देता हूँ, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 है इनिशिएशन का, यहाँ पे मैं स्टेप नंबर 2 लिख देता हूँ। स्टेप नंबर 2 इज कैरिड आउट बाय सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको सुना देता हूँ। सिग्मा फैक्टर ये आरएनए पॉलीमरेज का सब यूनिट होता है। ये क्या करने आता है, ये इनिशिएशन करवाने आता है, करेक्ट इनिशिएशन करवाने आता है। सही तरह एंजाइम को यहाँ पे अपना काम शुरू करवाने आता है। शाबाशी दे रहे हैं तो भाईजान अपना काम शुरू कर दें। सो जब ये इनिशिएशन करवा देता है तो ये चला जाता है। इनिशिएशन करवाने के बाद ये चला जाता है, रिलीज हो जाता है। आई मीन ये सिर्फ क्या करने आता है, ये सिर्फ करेक्ट इनिशिएशन करवाने आता है। और इनिशिएशन करवाने के बाद सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट होता है एंजाइम का, आरएनए पॉलीमरेज का रिमेनिंग पार्ट, वो पॉलीमराइजेशन शुरू कर देता है और आगे आरएनए बनता चला जाएगा। तो इनिशिएशन हो चुकी हुई है। तो 2 स्टेप्स थे बच्चों इनिशिएशन के। पहला स्टेप एंजाइम का बाइंड होना और दूसरा स्टेप अपना काम शुरू करना। अपना काम शुरू करने के लिए सिग्मा फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आता है इनिशिएट करवाता है और चला जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है जी एलोंगेशन। एलोंगेशन मीन अब बनना स्टार्ट हो चुका हुआ है कौन, आरएनए। जब एलोंगेशन बनना स्टार्ट हो जाती है, जब आरएनए बनना स्टार्ट हो जाता है तो हम उसको किस तरह से याद करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका डीएनए था, सपोज ये डीएनए था बच्चों। इस तरह आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है।
ऐसे ही आपका डीएनए है। आरएनए पॉलीमरेज सिंगल हैंडेडली सारे काम कर रहा होता है, यही खोलता है, यही सारे काम करता है। सपोज प्रोमोटर के ऊपर आके ये देखें, ये रीजन जो है ना, ये मैं कहता हूँ प्रोमोटर है, ये क्या प्रोमोटर है। इस प्रोमोटर के ऊपर आके ये वाला एंजाइम बाइंड कर गया, दिस इज द एंजाइम, ये एक एंजाइम है, इसको ज़्यादा बड़ा ना बनाए, सिर्फ प्रोमोटर के ऊपर आके ये बाइंड कर गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अकेला एंजाइम सारे काम करेगा, यही इसको खोलेगा, यही इसको खोलेगा और यही पॉलीमराइजेशन करेगा। जब ये खोल देगा तो किस तरह की पिक्चर रहेगी, ये आगे मूव करेगा, एक टॉफ़ी सी बन जाएगी, एक टॉफ़ी सी बन जाएगी, ठीक है। ये इसने खोल दिया, ठीक है, ये खोल दिया इसने, एक टॉफ़ी सी बन गई है। सपोज ये टॉफ़ी बन गई है। अब यहाँ पे आपको पता कौन मौजूद है, आरएनए पॉलीमरेज मौजूद है, ये अपना काम शुरू करेगा। ये ज़्यादा बड़ी टॉफ़ी नहीं बनानी, छोटी कर दें इसको, ठीक है, थोड़ी सी छोटी कर दें। दिस इज़ व्हाट दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बबल। ये किसने खोली है, ये आरएनए पॉलीमरेज ने खुद ही खोली है, इसके लिए कोई स्पेशल एंजाइम नहीं आया। अब ये जो आपका ज़्यादा खोल दिया, इसको खूबसूरत करने के लिए इतना सा खोल लें बस, ठीक है, ज़्यादा ना खोलें, फिर वो प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो जाएगा। लें जी, इतना ठीक है। वो एंजाइम कहाँ पर है, वो ये रहा, उसी ने इसको खोला है और वही अपना सारा काम कंप्लीट करेगा। दिस इज़ व्हाट दिस इज़ आरएनए पॉलीमरेज। इसने डीएनए को खोल दिया। अब ये डीएनए को खोलने के बाद आरएनए बनाना शुरू करेगा, इसको कहते हैं एलोंगेशन। इसको मैंने टेम्पलेट स्ट्रैंड करार दिया था, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। और हमने जहाँ पे लिखे थे शुरू में टी ई, उसके अलावा हमने क्या लिखा था, ए सी और आगे कोई भी आप लिख दें, ठीक है, जी जी ए लिख दें और सी सी टी लिख दें। ये आपके 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये एंजाइम अब इसके मुताबिक आरएनए बनाना स्टार्ट करेगा और ये देखिए ये आरएनए बनकर यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गया। दिस इज़ व्हाट दिस इज़ एमआरएनए। ये टी के साथ आपको पता है ए लगा देगा, ए के अगेंस्ट ये यू लगा देगा, सी के अगेंस्ट जी लगा देगा, जी के अगेंस्ट सी लगा देगा, जी के अगेंस्ट फिर सी लगा देगा, ए के अगेंस्ट ये यू लगाएगा, जी के अगेंस्ट जी लगाएगा, फिर सी के अगेंस्ट जी लगाएगा और टी के अगेंस्ट ए लगा देगा। ये आरएनए बनकर यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बबल। और ये ट्रांसक्रिप्शन बबल जब तक मौजूद रहेगी तब तक इस डीएनए में से आरएनए बनकर निकलता रहेगा। ये 5 to 3 प्राइम एंड, 5 to 3 प्राइम एंड से ही आपको पता है डायरेक्शन होती है, 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड से ये बनता चला जाएगा। और बनकर जब ये निकल जाएगा ना, बनकर ये निकल जाएगा, निकलने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो मैं बताता हूँ। लेकिन इसको हमने पॉलीमराइजेशन करार दिया है, नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर आरएनए तैयार हो गया। अब इसने टर्मिनेशन करनी है अपनी, रोकना है। आरएनए ख़त्म हो चुका हुआ है, यानी पूरा कंप्लीट बन चुका हुआ, ये रुकेगा कैसे, रिलीज कैसे होगा, बबल में से बाहर कैसे आएगा। बाहर आने के लिए एक स्टॉप सिग्नल होगा, स्टॉप सिग्नल होगा किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर। स्टॉप सिग्नल ऑफ डीएनए जो जीन के ऊपर होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर होगा, जिसको मैं यहाँ पे टेम्पलेट ही लिख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। टेम्पलेट स्ट्रैंड पर एक स्टॉप सिग्नल आएगा जो आपकी बुक के मुताबिक एक पूरा जीसी सीरीज का, बेस पेयर्स का एक सीरीज आएगी और पीछे पीछे 80 आएंगे, ठीक है, सीरीज ऑफ जीसी बेस पेयर्स और फॉलोड बाय 80 बेस पेयर। मीन कहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन रोकनी है, कहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन रोकनी है, उसका सिग्नल डीएनए के ऊपर। मीन ये डीएनए है ना, मैंने तो इतना नहीं लिखना, इतना लंबा बोर्ड भी नहीं है। डीएनए के ऊपर ये वाली सीरीज आएगी जीसी बेस पेयर की, और उसके बाद 80 बेस पेयर की सीरीज आएगी। इस तरह के डीएनए से जो आरएनए बन के बाहर निकलेगा, आरएनए बनकर बाहर निकलेगा, रिजल्ट क्या आएगा। सो रिजल्ट लिखते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, इस डीएनए से आरएनए कैसा बनेगा। आरएनए कैसा बनेगा, आरएनए एक हेयर पिन बनाएगा, आरएनए के ऊपर एक हेयर पिन बनेगी, आरएनए के ऊपर एक हेयर पिन बनेगी, हेयर पिन लूप उसको कहेंगे। और वो लूप यहाँ से बनने के बाद कट ऑफ होकर इसको बाहर निकाल देगी। हेयर पिन लूप फॉलोड बाय काफ़ी ज़्यादा राइबो न्यूक्लियोटाइड जो यू वाले होंगे, फॉलोड बाय
यू वाले राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, यानी काफ़ी ज़्यादा यू इसके ऊपर आ जाएंगे और ये आरएनए आपका निकल कर बाहर आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे बनाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बना के जो है वो दिखा। इस तरह एक जीसी हेयर पिन लूप बनेगी और उसके बाद इस तरह वावा सारे यू आ जाएंगे, यू 4 या 6 यू आ जाएंगे। ये जीसी हेयर पिन लूप है, हेयर पिन लूप है, ये आरएनए के ऊपर बनेगी हेयर पिन लूप। सो दिस इज द फाइनल मैसेंजर आरएनए। जब ये हेयर पिन लूप बन जाएगी और इसके एंड पर यू वाले राइबोन्यूक्लियोटाइड भी होंगे, तो ये वाला मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन बबल से निकलकर बाहर आ जाएगा। नाउ योर mRNA इज रेडी। आपने एमसीक्यूज के तौर पर समझना क्या है, ठीक है। बोर्ड लें जी, अब क्लियर हो गया मेरा ख्याल है बोर्ड, ठीक है। लें जी, आपने सबसे पहले समझना क्या है कि जब आप लोगों का आरएनए तैयार हो चुका होगा, ठीक है, जब आरएनए तैयार हो चुका होगा, इस आरएनए ने बबल से बाहर आना है। इसको बबल से बाहर आने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। सो बबल से बाहर आने के लिए स्टॉप सिग्नल क्या होगा? स्टॉप सिग्नल इसका ये होगा कि जो डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जीसी बेस पेयर आएंगे और उनके पीछे पीछे काफ़ी ज़्यादा एटी लगे होंगे इस तरह से। अब मैं लिख के बता देता हूँ यहाँ पे किस तरह से ये होगा। जी सी जी सी जी सी जी सी एटी 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 एटी, इस तरह से सिग्नल होगा। इसको हम स्टॉप सिग्नल कहते हैं। ये डीएनए के ऊपर होगा, ठीक है। जीसी 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 एटी 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 एटी, ये स्टॉप सिग्नल होगा जो डीएनए के ऊपर होगा। इस स्टॉप सिग्नल के अगेंस्ट, ये टेम्पलेट के ऊपर है ना, इसके अगेंस्ट आरएनए पे क्या बनेगा? आरएनए के ऊपर एक लूप बन जाएगी। लूप कैसे बनेगी? आपको पता है जीसी 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 के अगेंस्ट सीजी सीजी बनेगा आरएनए के ऊपर। सपोज सीजी सी जी सी जी सी जी सी जी। अब देखिए यहाँ पे सी और जी एक दूसरे के सामने आ गए हैं। सो ये इसको डबल स्ट्रैंडेड लूप में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखें, सी के सामने जी आ गया, ये इसको लूप में कन्वर्ट करेगा। जी के सामने सी आ गया, ये लूप बनाने के लिए इस तरह ये कन्वर्ट करेगा। इसको हेयर पिन इसलिए कहते हैं, ये लड़कियों के बालों में वो ब्लैक कलर की पिन नहीं होती, वो ऐसे करके होती है, जो ऐसे करके होती है, जिससे वो अपने बालों को टाई कर लेते हैं। सो ये जीसी के अगेंस्ट जो आपका बन रहा है वो एक हेयर पिन लूप है। एक्चुअली वो सीजी था, लेकिन सी ने जी के साथ, जी ने सी के साथ, सी ने जी के साथ अट्रैक्शन डेवलप की और एक लूप बना दी ताकि यहाँ से कट ऑफ होके निकल सके, बाहर निकल सके। और उसके पीछे 4 या 6 राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जो यू वाले होंगे। यू ये आरएनए के ऊपर बनने वाला सिस्टम है जो मैंने आपको बताया। मीन इस जीसी और एटी के अगेंस्ट आरएनए के ऊपर क्या नजर आएगा? एक जीसी हेयर पिन लूप होगी जो कि यू राइबो न्यूक्लियोटाइड्स से फॉलो होगी और ये बनने के बाद बाहर निकल आएगा। ये बना के मैंने दिखा दिया आपकी बुक में, इसको इस तरह क्लियर करके बनाया नहीं हुआ। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। वैसे बहुत ही उस वाली बात है कि अच्छा किस किस को समझ आ गया वो जरा कमेंट करे, किस किस को समझ आ गया। आप लोगों ने फोकस कम किया, दैट इज वाई आपको ये एंड वाला पॉइंट समझ नहीं आया। किस किस को समझ आ गया? क्लियर का मैसेज कर रहे हैं। अभी देख लेते हैं किस किस को समझ आ गया। एक जल्दी बताएं, बाकी आपको पता है यहीं पर ही पढ़ा होगा लेक्चर। अब 2 को समझ आ गया, 3 को समझ आ गया, 4 को समझ आ गया, 5 को, 6 को, ठीक है सर। इसकी भी वीडियो कल दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। समझ आ गई सर? बिल्कुल, वेरी गुड। क्लियर है सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर, समझ आ गया। अब वो बताएं जिसको समझ नहीं आया। 2 बच्चे मुझे नज़र आए हैं जिनको समझ नहीं आया। हाँ जी, वो बताएं जिनको समझ नहीं आया। हाँ जी, हाँ जी। और कौन है जिसको समझ नहीं आया ताकि मैं इसको रिपीट कर दूं? हाँ जी बच्चों, है कोई? नहीं है? अब क्वेश्चन सिर्फ एक है कि ये हेयर पिन लूप बनी तो बनी क्यों? तो उसका मैंने जवाब कई मर्तबा दे दिया। हेयर पिन लूप बनेगी तो बबल में से ये बाहर आएगा।
डीएनए आरएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हुई हुई है। सो ये हेयर पिन लूप ऐसे इसको बाहर निकाल देगी, ये लूप आरएनए को डीएनए की बबल में से बाहर निकाल देगी, सिंथेसाइज करवा के रिलीज करवा देगी। सो हेयर पिन लूप इज वेरी इसेंशियल फॉर द रिलीज ऑफ आरएनए। आरएनए रिलीज हो जाएगा हेयर पिन लूप बनने की वजह से। अगर ये हेयर पिन लूप आरएनए पे ना बनती तो फिर ये रिलीज होना मुश्किल हो जाता। तो सबसे पहले तो आपने इन दो लाइनों पे फोकस करना है। पहला फोकस बच्चों, पहला फोकस कि जीसी बेस पेयर और एटी बेस पेयर का स्टॉप सिग्नल किस पे मौजूद है? तो जवाब है डीएनए पे मौजूद है। लिख भी मैंने दिया, यह टेम्पलेट डीएनए के ऊपर मौजूद है, यानी इसके ऊपर मौजूद है। ठीक है, सवाल नंबर 1 क्लियर हो गया। जवाब नंबर 2, हेयर पिन लूप कहाँ बनती है? बच्चों हेयर पिन लूप आरएनए के एंड पर बनती है। एक लंबा सा धागा आरएनए का बनता जा रहा है। सपोज ये एक लंबा सा आरएनए का धागा है, इस आरएनए के धागे के एंड पे ऐसे हेयर पिन लूप बन जाएगी। वो क्यों बनी? सी ने जी को अट्रैक्ट किया और जी ने सी को। आपको पता ना जीसी के अगेंस्ट सीजी वाली सीरीज आएगी, तो सीजी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगी। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आरएनए डबल हेलिक्स में कन्वर्ट हो सकता है अगर उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। सो अट्रैक्शन हुई, उन्होंने जीसी हेयर पिन बना दी, दैट्स इट। और वो हेयर पिन बनी तो ही ये रिलीज होगा आरएनए बबल में से। सो ये पूरा आरएनए है, इसके एंड पे ऐसे हेयर पिन लूप बन जाएगी। सो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, जीसी बेस पेयर फॉलोड बाय काफी ज्यादा एटी, ये मैंने लिख दिया है, जीसी 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 एटी 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 एटी। ये स्टॉप सिग्नल डीएनए के ऊपर होता है। कहां होता है? डीएनए पे होता है। और इस डीएनए पे ये सिग्नल आरएनए किस किस्म का बनाता है? आरएनए ये हेयर पिन लूप वाला बना देता है। जीसी के अगेंस्ट सीजी वाला बनेगा आरएनए, तो सीजी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वो एक लूप की शक्ल बना देंगे और ये लूप हेयर पिन लूप रिलीज करवाएगी आरएनए को। ठीक है बच्चों, अब सबको क्लियर हो गया। और एंड पे इसके 4 या 4 से ज्यादा राइबो न्यूक्लियोटाइड होंगे जो यू वाले होंगे। जो किस वाले होंगे? यू वाले। हाँ जी बच्चों, तो ये स्टॉप सिग्नल डीएनए पे है और इसके अगेंस्ट जो लूप है, हेयर पिन लूप है, इस तरह की लूप वो आरएनए पे बनती है। लूप बनेगी तो आरएनए बबल में से बाहर आएगा। आखिरी सवाल, हाँ जी आखिरी सवाल आप पूछ सकते हैं आखिरी 2 मिनट में। ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सका, 2 मरतबा लाइट ऑफ हो गई थी, लेकिन अब आपके आखिरी सवाल आपसे लेके फिर इस टॉपिक को एंड करते हैं। हाँ जी बच्चों, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस देन यू कैन आस्क। एक मिनट मैं खत्म करूं। हाँ जी बच्चों, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी। हरी अप स्टूडेंट, जल्दी करें, टाइम इज वेरी शॉर्ट। मैं इधर ही हूं, बस बैटरी चेंज हो रही है। नहीं है तो क्लियर का मैसेज कर दें। हाँ जी बच्चों, कल हम इसी से आगे चलेंगे, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, कल हम इसी से आगे चलेंगे। ठीक है, मीन इसके आगे पीटीएम भी होगी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, मीन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। तो इससे आगे चलेंगे। नहीं है तो क्लियर का मैसेज दोबारा कर दें। ठीक है, वो अभी हमें आरएनए बनकर बाहर निकालना है, न्यूक्लियस से राइबोसोम तक लेके जाना है और उसके बाद जेनेटिक कोड पे जाना है। ठीक है, नहीं तो क्लियर कर दें, फिर हम चलते हैं। चलें जी, ठीक है बच्चों, बाकी का जो टॉपिक है जेनेटिक कोड का वो इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे और कल ही आप लोगों का इंशाल्लाह फिर टेस्ट हो जाएगा और आपका जो एफएलपी होगा मंडे को, उसमें भी यही वाला चैप्टर इंक्लूड होगा। सो अब कल तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।